नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे, है ना। तो भौतिक विज्ञान का आज तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में हम तीसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। देखिए, हम पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में अब हम, है ना, राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यदि आप पॉलिटी नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं या हमसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक मेरे भाई, और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे भाई। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होंगे ना, उन सब में यहीं से सवाल आएगा। एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी वीडियो से नहीं आएगा, मतलब इस वीडियो से एक दो सवाल आएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरा क्लास ले लें तो यकीन मानिए आपके 20 के 20 सवाल हमारे पढ़ाए हुए में से आ जाएंगे, ठीक मेरे भाई। आइए आगे देखते हैं, आप सवाल चालू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या बोला है। आज हम गति के नियम का देखेंगे। तो गति के नियम के पहले थोड़ा सा एक टॉपिक है आपका उत्तोलक, है ना, या फिर सिंपल मशीन है, तो उसको देख लेते हैं। दो चार सवाल उसका है, उसके बाद गति के नियम का है। तो आइए, उत्तोलक का सवाल पहला बोला है कि चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। तो आप देखो, चिमटा किस प्रकार का होगा, तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, किस प्रकार का होगा मेरे भाई, तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। कौन, तो चिमटा होगा। अब आइए देखें तो भाई, चिमटा तृतीय प्रकार का है तो कैसे है, इसको देख लें। आइए देखिए, अब चिमटा जो भी है, अब आपको उत्तोलक में देखना, यानी उत्तोलक पता करना है। तो उत्तोलक कैसे करेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना मेरे भैया। उत्तोलक के लिए आप एक फार्मूला याद रखिएगा। पाव रोटी खाते हैं ना, PAW, पाव, बस यही हो गया। तो P का मतलब होगा पावर, यानी बल, A का मतलब आलम्ब होगा, W का मतलब भार होगा। तो अगर आप पाव रोटी खा लिए तो पहले प्रकार का, समझ रहे ना, ये हो जाएगा पहले प्रकार का। PAW याद रखेंगे, पाव। पाव का मतलब पहला, यानी अगर आलम्ब जो है वो बल और भार के बीच में है, ठीक मेरे भाई। आलम्ब कहाँ है, बल और भार के बीच में अगर आलम्ब है, इसको आलम्ब बोलेंगे। तो आपका क्या होगा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक होगा। द्वितीय प्रकार में क्या हो जाएगा, ये P को ना उधर उठा के फेंक दीजिए, तो क्या हो जाएगा, AWP, ये द्वितीय प्रकार का हो जाएगा। यानी अब क्या बीच में होगा, तो आपका भार बीच में होगा, एक साइड आलम्ब होगा और एक साइड P फॉर बल, बल होगा, इसको ध्यान रखेंगे। और तृतीय प्रकार में क्या होगा, अब इस A को उधर फेंक दीजिए, तो क्या हो जाएगा, WPA, यानी तृतीय में क्या होगा आपका, तो जो बल है वो बीच में लगेगा। अब आप देखो, चिमटा, चिमटे का डिजाइन कुछ ऐसा होता है। बल हम लोग कहाँ लगाते हैं, बीच में। एक साइड आलम्ब हो जाएगा और एक साइड रोटी यानी भार हो जाएगा। तो चिमटा कैसा हो जाएगा मेरे भाई, तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। आप सिंपल ना, जब भी उत्तोलक का सवाल आए तो PAW याद रखिएगा। पहले प्रकार का हो गया, दूसरे में कहाँ से पढ़ना है, तो A से। देखो, अगर यहाँ से पढ़ेंगे PAW तो पहला, दूसरे प्रकार का चाहिए तो WAP दूसरा, और तीसरे प्रकार का चाहिए तो क्या होगा, है ना, WPA। ऐसे पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा। आराम से बस पाव रोटी खाइए, मस्त रहिए। आइए देखिए, तो अगला क्या बोला है कि मशीन की दक्षता होती है, यानी कोई भी मशीन है उसकी दक्षता क्या होगी मेरे भाई, याद रखेंगे जीवन भर कि किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। कभी भी 100% नहीं हो सकती। 100% आदर्श मशीन का होता है, जो कि बनाना असंभव है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर C वाला हो जाएगा कि मशीन की दक्षता 100% से कम होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब आइए अगला देखते हैं मेरे भाई। अगला क्या है आपका कि बोला है उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप देखो, उत्तोलक किस सिद्धांत पे करेगा मेरे भाई, सिंपल बात है ना। अब किस पे करेगा, तो उत्तोलक में क्या होता है, बल लगता है, और जो बल है वो किस सिद्धांत पे लगेगा। फैराडे किस लिए है मेरे भाई, फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय तरंगों की, ये है ना, जो फैराडे है, माइकल फैराडे, ये विद्युत से संबंधित हो गए, चुंबक से संबंधित हो गए। उसके बाद न्यूटन साहब बल वाले हो गए, ये बल के नियम हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया।
उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज दिए थे, इतना ध्यान रखिएगा इसको। ठीक मेरे भाई, तो आर्किमिडीज प्लवन का भी सिद्धांत दिए थे, प्लवन समझ रहे हैं आप। तो प्लवन का सिद्धांत हो गया आर्किमिडीज का, और उत्तोलक का भी नियम कौन दिए थे, तो आर्किमिडीज ही दिए थे, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, और वैसे तो आघूर्णों के नियम पे काम करता है, उत्तोलक क्या होगा, तो घूर्ण के नियम पर काम करेगा, आघूर्ण जिसको मोमेंट बोलते हैं, मोमेंटम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो घूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है, दिया किसने था, तो आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अब आओ भैया, अगला क्या है, अगला बोला है यह भार W है और प्रयास P है, यानी कि भार को अगर W से दिखाएं, प्रयास को P से दिखाएं, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा मेरे भैया। यांत्रिक लाभ क्या होता है कि आपने कितना भार उठाया और कितना बल लगाया। यांत्रिक लाभ क्या होता है, कितना भार उठाया और कितना बल लगाया। तो जिसको उठाएंगे वो ऊपर होगा और जिसको लगाएंगे वो नीचे होगा। तो क्या होगा, बल बट्टा ये आपका भार बट्टा हो जाएगा, किधर गया जी इरेजर, भार बट्टा प्रयास, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक मेरे भैया, उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आ रहा है। अगर आपको कभी भी यांत्रिक लाभ बोले, मैकेनिकल एडवांटेज बोले, दक्षता बोले, तो भार बट्टा बल हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। अब पांचवें में क्या बोला है, पांचवें में ये बोला है कि है ना, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एक का लीवर, उत्तोलक को लीवर बोलते हैं। तो श्रेणी एक में क्या होता है, आलम बीच में होता है, पावरोटी याद रखें आप। जब भी श्रेणी एक की बात आएगी या आपका उत्तोलक आएगा तो PAW, तो आलम्ब बीच में होगा। पिलास पकड़ें आप, प्लायर्स, प्लायर्स में क्या होता है कि आलम्ब बीच में होता है, एक साइड भार और एक साइड क्या हो जाएगा आपका, है ना, वो हो जाएगा, क्या नाम है, भार हो जाएगा, एक साइड बल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, फिर बोल रखा है निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। तो यांत्रिक लाभ का फार्मूला पूछा है, तो अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं क्या होता है, भार बट्टा आयास, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आ जाओ भैया, ये तो हो गया, सही बात हो गई। अगला क्या है, अब देखिए यहाँ पे अगर भार भुजा लेंगे, समझ लेना, अगर हम भुजाओं की बात कर दें तो ये उलट जाएगा। तो क्या होगा, आयास भुजा बट्टे भार भुजा, आयास भुजा, समझ लेना। इसको अगर उलट दिया जाए ऑप्शन सी को तो सही हो जाता, आयास भुजा बट्टे भार भुजा हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। भुजा थोड़ा जगह कम है, यहाँ पे भू लिख दें तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, भार बट्टे आयास, ये सही है, आयास बट्टे भार ये गलत है, ननादिश तो होगा नहीं, है ना। तो आ जाओ भैया, अगला देखिए, सातवां क्या बोला है, सातवां बोला है निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम में क्या खाना है, पावरोटी खाएंगे ना प्रथम में, तो पाव खा लो भैया। पाव में क्या होगा, सरौता। अब आप देखो, पावरोटी खाएंगे तो सरौता, सरौता देखे हैं कैसा होता है, बीच में भार रखते हैं, तो बीच में भार नहीं चाहिए। मनुष्य का हाथ, भैया मनुष्य का हाथ देखिए कहाँ से घूमता है, तो आलम है ना, अलग हो गया, बीच में हो गया, तो ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद क्या है आपका, देखिए तो फिर बोला है हल, हल नहीं होगा। तराजू, देखिए तराजू में क्या होता है, एक साइड भार होगा और एक साइड आपका बल होगा और बीच में आलम होगा, यहीं से तराजू घूमता है, ये ऊपर नीचे होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला, इसको ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया आगे देखते हैं, अगला क्या है आपका। अब ये तो उत्तोलक खत्म हो गया, अब टॉपिक कौन सा चालू होगा आपका, तो गति के नियम होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये थोड़ा लंबा है, इसको देखना है। उम्मीद कर रहे हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी, आराम से आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी रेलवे में जॉब लग जाए तो आपको वीडियो देखना होगा, अन्यथा आप ही जाने प्रभु। रेलवे में 20 क्वेश्चन पूछेगा, इसको ध्यान रखें, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आएंगे साइंस से, ठीक है। तो देखिए क्या पूछ रखा है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल होगा। अब घर्षण बल के बारे में पूछा है कि जब दो वस्तुएं हैं, एक दूसरे के सापेक्ष आए हैं और गति करें या गति करने का प्रयास कर रहे हैं तो घर्षण बल होगा। अब कैसा होगा इसको देखना है। तो देखिए क्या बोला है, केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं ठोस हो। भैया ठोस द्रव से कोई मतलब नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। जब द्रव में होता है तो उसको श्यानता बोलते हैं, इसको ध्यान रखें। अगर घर्षण द्रव में लग जाए तो क्या बोलेंगे, श्यानता, ठीक है। आ जाओ,
बोला है केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो, ये भी गलत है। फिर बोला है केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैसीय हो, ना भाई ना। अब देखो 3 कट गया ना, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है, इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए दूसरा क्या बोला है कि बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी आपको गलत कथन ढूंढना है। क्या बोला है गलत में, कि बोला है मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है। अगर मैदान में लुढ़क रही है, कोई चीज़ लुढ़केगा तो घर्षण बल लगता है, बिल्कुल लगेगा। ठीक है भैया, वहाँ लोटनिक घर्षण लग जाएगा। कोई चीज़ लुढ़के तो लोटनिक घर्षण। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण लगता है, बिल्कुल लगेगा क्योंकि सापेक्ष गति हो रहा है। फिर बोला है चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइक, है ना, बाईसाइकिल यानी साइकिल पर घर्षण बल लगता है, बिल्कुल लगता है। पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखा गेंद पर घर्षण बल लगता है। अब देखो भैया, पेंदी पर अगर रख दे तो क्या घर्षण थोड़ी लगेगा यार, क्या बोल रखा है, एक बात वापस सुने। सवाल ये है कि कौन सा गलत है, तो पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रख रहे हैं, रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। भैया जब घर्षण गति होगा ना तब लगेगा, जब गति नहीं होगा तो घर्षण नहीं लगेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी वाला ही क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, आ जाओ, बाकी सब सही है, यानी यही सही है ना। तो आइए अगला देखिए। तो बोला है किसी पिंड का जड़त्व अब क्या होता है उसके बारे में पूछ रखा है। जड़त्व है उसकी चाल बढ़ाता है, उसकी चाल कम करता है ना, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है और घर्षण के कारण अवमंदित करता है। देखिए जड़त्व का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही बनी रहे, गति में है तो गति में रहे, और विराम में है तो विराम में रहे। यानी क्या करता है कि जो आपका जड़त्व होता है वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, तो चौथा सवाल क्या बोलता है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति, याद रखें भैया, अगर रेलगाड़ी की गति एक समान है, क्या हो मेरे भाई, एक समान हो, रेलगाड़ी की गति एक समान हो तो सिक्का हाथ में गिरेगा, समझ रहे ना, सिक्का हाथ में। अगर गति बढ़ा दे, रेलगाड़ी चल रही थी और अपनी चाल बढ़ा दे तो सिक्का पीछे गिरेगा। अगर सिक्का उछाल दिया जाए, सिक्का हाथ में गिरे तो समझिए रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है। अगर सिक्का पीछे गिरे तो समझिए रेलगाड़ी ने अपनी चाल बढ़ा दी है, यानी त्वरित गति से जा रही है। और अगर सिक्का आगे गिरे तो रेलगाड़ी वाला ब्रेक लगा दिया है, मतलब मंदित गति से जाएगा। तो अब आप देखो सिक्का कहाँ गिर रहा है, तो व्यक्ति के पीछे गिरा, और जब पीछे गिरेगा तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो रेलगाड़ी है वो त्वरित गति से आगे बढ़ रही है मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हो गया, सिक्का उछल गया। अब आइए अगला बोला है रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। तो रॉकेट किस नियम पर करेगा मेरे भैया, सबको पता होगा किस पे करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको ध्यान रखेंगे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत होगा और न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, अगला देखिएगा। अगला है 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर। अब देखो कोई टैंकर है, आप है ना, अब ये टैंकर है, क्या बोला है 2/3, यहाँ तक समझिए पानी भरा है, एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगाने पर टैंकर में भरा जल। अब देखिए एक समान गतिमान है तो पानी भी गतिमान होगा, और जब पानी गतिमान होगा तो जब हम ब्रेक लगाएंगे मेरे भाई तो पानी ना गतिमान, देखिए ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगी, पानी थोड़ी रुकेगा। पानी तो गतिमान है तो पानी क्या होगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए पानी और टैंकर अगर ब्रेक मारेंगे तो टैंकर रुकेगा, लेकिन पानी क्या है, गतिमान रहेगा, तो पानी आगे की ओर बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे की ओर क्या होगा, गति कर जाएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए अगला देखते हैं। अगला है बल के समीकरण में F किसके बराबर है। अब आप देखो बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, तो F बराबर क्या होता है, ma होता है ना।
F बराबर क्या होता है, तो मेरे भाई M और A होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा। फिर अगला बोल रखा है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो अब आप देखो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, है ना। तो जब कभी वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा, अगर आपके विस्थापन में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। अगर विस्थापन में परिवर्तन तो वेग, वेग में परिवर्तन तो त्वरण। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रहा होगा। अगर आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपके जो भी मित्र हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा। अब आओ भैया देखिए अगला सवाल क्या है। अगला बोला है समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है, क्यों। जड़त्व के कारण, किसके कारण भैया, जड़त्व कहता है कि अगर आप गति में हैं तो गति में ही रहेंगे। तो अब कोई व्यक्ति दौड़ रहा है ना, तो अब जड़त्व के कारण क्या होगा, और आगे जाएगा, चाहे वो लाइन क्रॉस ही क्यों ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब जड़त्व खोजिए कहाँ पे दिया है ना, 12 नंबर में। तो क्या बोला, स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। देखिए स्थिरता की जड़ता रोकने के लिए कुछ समय लेती है, स्थिरता में नहीं है, वो गति में है, तो स्थिरता तो होगा नहीं, इसको हटा दीजिए। फिर बोला है गति की जड़ता उसे आगे ले जाएगी, बिल्कुल सही बात है भाई, गति में है ना, तो गति का जड़त्व क्या करेगा, उसको आगे ले जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब आओ भैया अगला सवाल देखिएगा। फिर वापस लग गया क्या भाई, चलिए, अरे अरे उल्टा तो नहीं लगा है, अच्छा ये आगे पीछे लग गया है। चलिए देखिए 8वां नंबर क्या कहता है, बोल रखा है कि न्यूटन द्वारा, है ना, गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया। अब बताओ भैया कि न्यूटन भैया ने, है ना, गणित की कौन सी शाखा का आविष्कार किया था। क्या तर्क का किया था, ज्यामिति का किया था, बीजगणित का, नहीं भैया, किसका हो जाएगा, तो गणना का हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला, गणना का आविष्कार किया था, यानी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कौन लाएंगे, तो न्यूटन बाबा लाएंगे, इनको ध्यान रखेंगे तो उनका दुनिया भर का नियम हो जाएगा, है ना, गति के इक्वेशन हो जाएंगे। अब आइए तो देखिए 9वां क्या बोलता है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है, यानी धक्का देती है, यह कौन से नियम का उदाहरण है। तो आप देखिए अगर गोली आगे चली है तो जर्क या झटका कहाँ होगा, पीछे होगा, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तीसरा नियम। पहला नियम क्या है, तो जड़त्व का नियम होता है कि कोई चीज़ अगर गति में है तो गति में बनी रहेगी, और अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में बनी रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा कहता है कि जितना बल लगाएंगे उतना ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, दूसरा नियम हो जाएगा। तीसरा कहता है कि भैया अगर रिएक्शन होगा तो उसका एंटी रिएक्शन होगा, अगर क्रिया होगी तो कोई प्रतिक्रिया होगी, इसको ध्यान रखेंगे, एक्शन रिएक्शन। तो गोली आगे जाएगी तो झटका पीछे लगेगा, ठीक। अब आओ भैया तीसरा हो गया। चलिए अब अगर हम देख लें भाई, है ना, उधर देखे थे पीछे, है ना, तो अब 13 नंबर का सवाल है, देखिए क्या बोल रखा है, बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि बल की परिभाषा किसके आधार पर मिलेगी। देखिए ये सवाल आपके ALP में पूछा है और दरोगा में पूछा है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, नए सवाल नहीं पूछे जाते, इस बात को ध्यान रखें। प्रीवियस ईयर का ही सवाल पूछा जाएगा, वो किसी भी एग्जाम में आया रहे, प्रेफर उसी को किया जाता है, नए सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस पर फोकस करिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं ज्ञान तो भाई सब पढ़िए, ठीक है। आइए तो हमारे चैनल पे दोनों मिलेगा, सिलेक्शन का मटेरियल भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। बता दीजिएगा आपके जो भी मित्र हैं, है ना, अगर आप बड़े हैं तो आप बच्चों को भी बता दीजिएगा, छोटे बच्चे भी देख सकते हैं अगर, है ना, 8th में 9th में 10th में हैं तो अगर देखेंगे ना तो कुछ अच्छा ही होगा उनके लिए। चलिए देखिए तो अब बल की परिभाषा तो पहले नियम पे मिलती है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि जब तक, है ना, कोई वस्तु अगर साम्यावस्था में है या विरामावस्था में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगा, जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बल क्या हो गया, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति में परिवर्तन कर दे।
तो क्या हो जाएगा, पहला नियम हो जाएगा मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। पहले से बल की परिभाषा मिलती है, इसे क्या मिलेगा, परिभाषा। और जो दूसरा नियम है ना, उससे क्या मिलेगा, समीकरण। बल का क्या मिल जाएगा, तो समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो अगला बोल रखा है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो आप देखो, किसका मान स्थान बदले तो परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए ना, द्रव्यमान होता है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशियाँ बदलती नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, आ जाओ भैया। अब देखो, घर्षण के कारण बल बदल जाएगा, वजन बदल जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बदलेगा तो वजन बदल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण अलग अलग लोकेशन का अलग अलग होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। चाहे आप चांद पे जाएं, चाहे सूरज पे जाएं, चाहे पृथ्वी पे, चाहे मंगल पे, चाहे कहीं चले जाइए। आइए अगला देखते हैं। अगला है भैया, देखिए 16 नंबर का सवाल है। बोला है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, यानी चल रही है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल। अब देखिए, स्थिर त्वरण से चल रही है, तो पीछे के पहिए पर जो घर्षण बल लगेगा ना, उसका दिशा पूछ रखा है, वो किस दिशा में लगेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो घर्षण बल किधर लगेगा, शून्य होगा, अग्र दिशा में लगेगा कि पश्चिम दिशा में लगेगा कि सभी लगेगा। तो आप देखो, गति हो रहा है आगे, है ना, गति कहाँ हो रहा है, आगे हो रहा है, तो घर्षण किधर लगेगा, पीछे लगेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो किधर लगेगा मेरे भाई, पीछे की दिशा में, यानी पश्चिम दिशा में लग जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। फिर बोला है, दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा होता है, ऐसा पूछ रखा है। तो दो पिंडों के बीच बल कैसा होगा, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होगा। यानी अगर दो पिंड हैं तो उनके बीच बल कैसा होगा, समान होगा। ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा, लेकिन दिशा किधर होगा, तो विपरीत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भैया, अब आ जाओ जरा अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है। तो आप देखो, एक्शन रिएक्शन हो गया, फेंकेंगे, इधर से हमने क्रिया किया, उधर से प्रतिक्रिया कर देगा, तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तीसरा नियम हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। कोई चीज़ कहीं से टकरा के आ जाए, किसी को मारे तो वो आपको मार दे, है ना, तो क्या हो जाएगा, जहाँ झटका लगे 440 वोल्ट का, समझो न्यूटन का तीसरा नियम। अब वो झटका है ना, कोई परी दे दे या कोई परा दे दे, या कोई गाड़ी दे दे या कोई घोड़ा दे दे, तो क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन का तीसरा नियम। जहाँ से लगे झटका, है ना, नैनो से लगे तब भी चलेगा। अगला देखिए, तो क्या बोला है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में क्या गुण का उपयोग किया जाता है। तो कारों के ब्रेकिंग पैड में क्या होता है भाई, घर्षण होता है। इधर से हम लोग ब्रेक लगाते हैं, उधर से ब्रेक शू होता है, जाके पकड़ लेता है पहिए को, घर्षण होता है और गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, घर्षण होगा। अब घर्षण कैसा होगा, घर्षण शून्य होगा क्या, तो गलत बात है। फिर आगे बोला है वजन आवेग से कोई मतलब ही नहीं है। घर्षण नकारात्मक होगा क्या, नहीं भाई, घर्षण नकारात्मक होगा तो गाड़ी ठोक देगी, है ना, मारेगी, उलट पुलट जाएंगे सामने वाले। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सकारात्मक हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो भैया, अगला 20वां क्या बोला है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो घर्षण बल द्वारा जब भी कार्य किया जाएगा ना मेरे भाई, तो वो कार्य कैसा होगा, ये पूछ रखा है। तो आप देखिए कैसा होगा, घर्षण कार्य कौन सा कर रहा है, आप भाग रहे हैं, है ना, आप भाग रहे हैं तो आपको वो रोक रहा है। आप जाना चाहते हैं पूरब में, वो कहेगा ना रे बाबू रुक जा, तो देखो उल्टा ही जा रहा है ना। तो जब उल्टा होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, सदैव ऋणात्मक होता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक मेरे भाई, आइए 21 नंबर का सवाल क्या कहता है। 21 नंबर का सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो कौन बदलेगा भैया, बल ही तो बदलेगा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करे, उसको क्या बोलते हैं, तो बल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अगर वीडियो पसंद आए और आप नए हो, सब्सक्राइबर बन जाइए मेरे भाई। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ना 0.1 सेकेंड भी नहीं लगेगा और कोई चार्ज भी नहीं लगेगा मेरे भाई। आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और बेहतर काम करेंगे। अभी संसाधनों की कमी नहीं है, घोर कमी है, तो इस कमी को भी दूर किया जाएगा ना, कुछ रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन जब आपका साथ रहेगा तब ना, है ना। वो एक गाना है ना, यूँ तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो वही बात है मेरे भाई, अगर आप साथ दें, आप हाथ पकड़ लें तो हम भी बदल दें दुनिया को। तो उम्मीद करते हैं आप साथ ज़रूर देंगे। आइए अगला सवाल देख लेते हैं भाई। क्या बोल रखा है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है, यानी सतत चाल से गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो क्या नहीं लगेगा भैया मेरे? बल। अब यहाँ भी क्या होगा? बल। क्या होगा? जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर दे वो क्या हो जाता है? बल हो जाता है। 22 नंबर का भी क्या हो जाएगा? तो बल ही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला क्या बोल रहा है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का, यानी अगर कहीं क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए तो न्यूटन साहब का तीसरा नियम क्या बोल रखा है, खोजिए, पढ़िए जरा आप। क्या बोला है? बल एक ही निकाय पर लगता है ना भाई ना। अगर आपको कोई मारेगा तो आप उसको भी मारेंगे, नहीं मार पाएंगे तो गरियाई देंगे। ठीक है, आपको कोई दुलार करेगा तो आप भी करोगे, आपको देख के कोई मुस्कुराएगा तो आप भी मुस्कुराएंगे, नहीं मुस्कुराएंगे पापा की परी होगी तो नाराज होगी, कुछ तो होगा, रिएक्शन तो कुछ तो आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखो पहला तो हो गया गलत। फिर बोला है बल एक ही दिशा पर विपरीत दिशा में लागू होता है। एक ही निकाय पर कैसे लागू होगा जी? नहीं ना होगा, दोनों पे होगा ना, एक्शन रिएक्शन होगा। तो ये भी गलत है ना भैया। चलो हटाओ। उसके बाद क्या बोला है भाई मेरे? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में, बहुत सही बात है। ठीक है, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भैया। अब आ जाओ जरा, अगला सवाल क्या कहता है। बोल रखा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। न्यूटन का तीसरा नियम होगा। तो पूछ रखा है कौन सी नियम को दर्शाता है। तो देखिए कौन सा नियम होगा? जब आप नाव पे चलें और नाव पीछे चली जाए, पतवार से हम नाव को खेते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, कोई प्लेन उड़ता है, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक, इनको ध्यान रखेंगे। कोई आपको धक्का मारे, न्यूटन का तीसरा नियम। तो आ जाइए, क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ये कौन सा वाला था, है ना? हाँ इधर है। तो गति का दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा नियम ना भाई, गति का क्या हो जाएगा? तीसरा नियम हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला है कि रॉकेट लॉन्चिंग, है ना, कौन से नियम पर आधारित होता है? तो तीसरा नियम हो जाएगा। रॉकेट को ऊपर जाना है तो रॉकेट क्या करता है? गैसों से दबाव नीचे लगाता है। तो अब ये दबाव नीचे होगा तो ये रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। तो क्या बोल रखा है? देखिए IAS में पूछा है, वो पुराने ज़माने में जब, है ना, हम लोग धरती पे आए थे तब के ज़माने का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। अगला देखिए, तो अगला सवाल क्या पूछ रखा है। अगला ये पूछा है कि न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ये भैया ज़रा याद रखना, अगर ये पूछ लेगा ना तो अच्छे अच्छे लोगों को पसीना आ जाएगा। तो देखो, क्योंकि लोग इसको याद नहीं रखते हैं कि न्यूटन बाबा का नियम कब आया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। 1687 में न्यूटन बाबा के नियम प्रकाशित हुए थे, इतना ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, तो अब बोला है न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम आपको ढूंढना है। तीसरा नियम कब लगेगा? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे जाती है। न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही बात है। बोला है ना, एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक आगे चलती है। तो जड़त्व का नियम, ये जड़त्व का नियम हो जाएगा पहला नियम, जड़त्व का नियम। ठीक, उसके बाद क्या है? जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे
चोट लगती है, भैया देखो गिरेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, घर्षण होगा, यानी घर्षण शून्य होगा तो वो गिर जाएगा। जब घर्षण कम होगा तभी कोई व्यक्ति स्लिप करता है, और स्लिप करेगा तो गिरेगा तो चोट लग जाएगी, यानी बल लगा। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अब बोला है तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे खींचता है, तो दूसरा नियम होगा बल का प्रभाव कम करना है तो हाथों को पीछे खींचना पड़ेगा, तो ये दूसरा नियम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। फिर पूछा है कि 70 किलो का आदमी है ना, किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलो के आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलो वाला आदमी दूसरे व्यक्ति को कितने से देगा। अरे भैया 50 किलो वाला 50 से ना देगा। आप ज़रा सिंपल देखो, अगर पास 70 हो चाहे 80 हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर ये भाई साहब 50 किलो के धक्का दिए ना तो वो भी 50 किलो का ही रिएक्शन देगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इसको ध्यान रखें, जितनी मात्रा में एक्शन होगा उसी मात्रा में विपरीत दिशा में रिएक्शन होगा। अगर वो 50 किलो का होगा तो वो भी 50 किलो से धक्का देगा विपरीत दिशाओं में, इतना ध्यान रखिएगा। चलो भाई आ जाओ। 29 नंबर क्या कहता है कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो आप बताइए गति का दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम, क्या गति का दूसरा नियम दाब है, क्या गति का दूसरा नियम जड़त्व है, क्या गति का दूसरा नियम धक्का या थ्रस्ट है, क्या गति का दूसरा नियम संवेग है। तो देखिए गति का दूसरा नियम क्या कहता है, बल का व्यंजक देता है। बल का व्यंजक क्या होता है, F बराबर ma होता है। अब ए क्या है, तो आपका त्वरण है, तो अब ए को चेंज कर दे अगर हम, तो वेग में चेंज कर देना, तो क्या होगा, वेग बट्टा समय होगा, और वेग को हम चेंज कर दें संवेग में, तो आप देखो अब यहाँ से m गुणे है ना v हो जाएगा, और नीचवा t है, तो इसको हम p लिख सकते हैं, तो संवेग हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्या कहता है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि, है ना, कहाँ डैश डैश दिया है, जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो गति चाहिए ना भाई, आपको दौड़ना है कूदना है तो आपको गति चाहिए, गति में बना रहे तो गति का जड़त्व चाहिए, विराम का जड़त्व नहीं चाहिए, आकार से कोई मतलब नहीं है, दिशा से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 31 नंबर क्या बोलता है, बोला है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप देखो स्थिर है तो स्थिर में रहे, गतिशील है तो गतिशील में ही रहे, क्या कहेंगे, जड़त्व तो कहते हैं। अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी वाला, इसको जड़त्व बोलेंगे। गति में है तो गति में रहना चाहेगा, और स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में रहना चाहेगा। अब अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है मेरे भैया, है ना, यही लगा है क्या, अच्छा नहीं है, चलिए। बोला है किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील रहने के उसी वस्तु के गतिशील रहने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, तो जड़त्व। वही सवाल फिर लग गया है, चलिए ठीक बात है। अब 32 नंबर क्या कहता है कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। अब कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, h ऊंचाई तक आप उठाना चाहते हैं, तो पूछ रखा है बल की आवश्यकता होती है, ठीक बात है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके बराबर होगा। तो अब आप देखो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके बराबर होगा। अरे भैया बल लगा रहे हैं ना, तो जब भी बल हम ऊपर नीचे लगाएंगे, अगर पृथ्वी से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे तो वो जो बल है वो भार में बदल जाएगा, और भार क्या होगा, mg हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो वो जो बल है वो किस में बदल जाएगा, वस्तु के वजन में। जितना वजन होगा, 5 किलो का है तो 5 किलो ना लगाएंगे, 15 किलो का थोड़ी बल लगाएंगे। तो जितना वजन है आपको उतना ही क्या लगाना पड़ेगा, बल। तो इस केस में क्या होगा, बल भार के बराबर होगा, और क्या हो जाएगा, mg के बराबर। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखिए 33 क्या कहता है कि, है ना, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम पर है।
क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया का नियम नहीं है, क्रिया का नियम, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, इतना ध्यान रखिएगा कि जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा। और तीसरा नियम बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए एएलपी में पूछा था पिछली बार और जेई में भी पूछा है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो अगला बोला है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, ठीक बात है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो, है ना, अब कोई व्यक्ति नाव पर खड़ा है, अगर वो व्यक्ति चाहे कि नाव से हम तट की ओर जाएं तो क्या होगा। आप देखो ये नैया है ना, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप तट की ओर जाएंगे तो नैया पीछे जाएगी, यही ना होता है, तो नाव तट से दूर जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा नियम लग जाएगा। अब आओ भैया, ये तो हो गया। अगला देखिए, तो 35 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। तो क्या अकेला नहीं होता मेरे भाई, बताएंगे। क्या जड़त्व अकेला नहीं होता है, कि बल अकेला नहीं होता है, कि संवेग अकेला नहीं होता है, कि वेग अकेला नहीं होता है। तो याद रखेंगे, जो बल है ना वो कभी अकेला नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। आइए अगला देखें। अगला क्या है आपका कि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाएगा। अब आप अगर दोनों सिरों से किसी वस्तु को खींच रहे हो तो जो बल होगा वो तनाव बल होगा कि नहीं होगा। जब किसी वस्तु को खींचा जाता है तो तनाव लगता है, और तनाव को ही खिंचाव बोलते हैं। क्या बोलेंगे, खिंचाव बोलेंगे। तो मेरे भाई आवेग होगा नहीं होगा, संवेग होगा नहीं होगा, घर्षण होगा नहीं होगा, क्या होगा, तो तनाव होगा, टेंशन, समझ रहे हो ना, खिंचाव बल होगा। अगला है आपका 37 नंबर। क्या कहता है 37 नंबर कि किसी पदार्थ पर डैश 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 कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है। यानी कोई पदार्थ है, आप बल लगाएं, काम हम खुद किए, लेकिन कुछ बदला नहीं, तो अभी ये क्या कहलाएगा, ये जो आकार में परिवर्तन नहीं हुआ, इस क्वालिटी को, इस गुण को क्या कहेंगे। तो देखिए पहली बात तो जो डैश डैश है ना, यहीं पे भरने के लिए बोला है कि यहाँ क्या भरेंगे और यहाँ क्या भरेंगे। तो अब आप देखो, अब इसको पूरा करो। किसी पदार्थ पर बल, समझ रहे हो आप, बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। टफनेस, कठोरता, दृढ़ता, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला बोला है, देखिए ये भी पूछा था एएलपी में, एलपी है अब की बार भी, समझ रहे ना। तो संभावना है दिसंबर में एग्जाम हो जाएंगे एलपी के, तो लगे रहिए, अपने मित्रों को भी भेज दीजिए। देखिए आपका भी भला हो, आपके मित्र का भी हो, वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो हमारा भी भला हो जाएगा, ठीक है। आइए 38 नंबर क्या कहता है, 38 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलन बल का प्रभाव नहीं है। यानी कौन सा ऐसा है जो एक वस्तु पर लागू असंतुलन बल का प्रभाव नहीं है। तो असंतुलन बल यानी जब असंतुलित बल होगा तो वस्तु एक साइड चली जाएगी, तो उसका प्रभाव कौन सा नहीं है। क्या बोला है, एक वस्तु की गति में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, ये तो प्रभाव है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर बोला एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होगा, अरे जब वस्तु में परिवर्तन होगा तो गति की दिशा में भी हो जाएगा, जिधर बल होगा उधर ही जाएगा। फिर बोला वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, काहे नहीं बनेगा जी, बन जाएगा ना। अगला बोला है एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बोला है कि कारण नहीं बनता है। आपको बोला असंतुलित, अगर संतुलित होता, इधर से भी जितना फोर्स लगे इधर से भी लगे तो वो संतुलित रहते, लेकिन एक साइड का बल ज़्यादा हो गया है। अब एक साइड का बल ज़्यादा है तो जो दूसरी वस्तु है वो दूसरी ओर खिंच जाएगी, समझ गए ना। तो आपको गलत बताना है, ठीक। गलत में क्या हो जाएगा, तो पहला वाला परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है जी, गलत है, ठीक है। आ जाओ भैया, अगला है 39 नंबर। अब ये 39 नंबर क्या बोल रखा है मेरे भाई
कि है ना डैश डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया कैसी होती है, किसके कारण होती है, तो बल के कारण होती है। इसको ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि किन के कारण दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, तो बल के कारण। अरे बल लगाएंगे तो ना इधर से बल की क्रिया होगी तो उधर प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला बोल रखा है 40 नंबर, क्या बोल रखा है 40 नंबर कि है ना डैश डैश दिया है, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। तो बल अकेला नहीं होता है, वो बल हमेशा पेयर में होगा, है ना। तू मेरी मैं तेरा, इसीलिए हम दोनों क्या करेंगे, बल बनाएंगे। बल का मतलब बॉन्डिंग हो जाएगा। आ जाओ, तो बल हमेशा पेयर में रहेगा, अकेला नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा भाई, विभाज्य होगा, हमारी तरह अखंड अभाज्य नहीं होगा। इसको ध्यान रखेंगे। आ जाइए 41 नंबर क्या कहता है मेरे भैया, देखो तो जरा। बोल रखा है निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है। यानी कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें जो बल है ना वो नकारात्मक बल द्वारा किया जाएगा, कार्य है, ऐसा पूछ रखा है कि कोई कार्य ऐसा है जो नकारात्मक बल के द्वारा किया जाएगा। तो आप पहचानो कौन सा कार्य होगा जो नकारात्मक बल के द्वारा होगा। तो नकारात्मक का मतलब उल्टा हो जाए, समझ रहे हो आप। अब आपको ढूंढना है कौन सा होगा, तो आइए ढूंढा जाए। क्या बोला है, पहला, जब कोई वस्तु की दिशा में लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है। देखिए तो कार्य को नकारात्मक लेना है, इसके लिए क्या करना होगा मेरे भाई, कार्य को नकारात्मक लेना है तो इसके लिए आपको ये करना है ना कि बल, ये कार्य का फार्मूला क्या था, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। थीटा बराबर क्या होगा, कास थीटा का मान कब नकारात्मक होगा, तो 90 से जब ज़्यादा होगा, यानी 90 प्लस होगा तो नकारात्मक होगा, यानी विपरीत हो जाए। समझ रहे हो आप। तो अब उसी को ढूंढना है। बोला है जब कोई वस्तु की दिशा में लंबवत दिशा में विस्थापन है ना स्थानांतरित होगा, तो काश 90 होगा तो क्या हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा, यानी पहला वाला गलत है। नकारात्मक चाहिए यानी विपरीत चाहिए। अगर बल लगाएं पूर्व दिशा में, वस्तु जाए पश्चिम दिशा में, तो नकारात्मक, है ना। किसी को हम दुलार करें, उस ससुरा हमको मार दे, तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक। इसको ध्यान रखेंगे। तो विपरीत काम हो जाए, तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा बोला है जब वस्तु की दिशा में किसी कोण पर हो, तो वस्तु की दिशा में किसी कोण पे होगा तो भैया पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यानी जिधर बल लगाए उसी दिशा में किधर को दिशा निकल गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि जब कोई वस्तु पर बल की विपरीत दिशा में, बहुत सही बात है, विपरीत दिशा में जाना चाहिए। अगर आप बल इधर लगाएं तो वस्तु इधर जाए, उल्टे चली जाए, तो क्या हो जाएगा, आपका नकारात्मक हो जाएगा। अगला देखिए तो 42 नंबर क्या कहता है, 42 नंबर ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो घर्षण बल के बारे में कौन सा सही नहीं है, आपको ये देखना है। देखो भैया कौन सा सही नहीं है, तो बोला है क्या, घर्षण बल वह बल है जो संपर्क के दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये तो बात सही है, लेकिन हमको गलत ढूंढना है। क्या बोला है, सही नहीं है, तो पहला सही है मतलब जवाब नहीं है। फिर क्या बोला है, वह बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, फिसलने का कार्य करता है, तो ये भी बात सही है, ये भी उत्तर नहीं होगा। अगला देखिएगा, मशीनों में घर्षण ऊर्जा अपव्यय और टूट फूट के कारण होता है, ये भी सही है। तो जब 3 सही हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक गलत होगा ना। देखिए रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, तो ये बात क्या है, गलत है। स्लाइडिंग को सर्पी घर्षण बोलते हैं, और जो सर्पी घर्षण होगा वो ज़्यादा होता है। रोलिंग घर्षण क्या होता है, सबसे कम होता है, लुढ़कन घर्षण बोलते हैं, है ना। तो कोई चीज़ रोल करके जाए तो सबसे कम होगा, सरक के जाएगा तो सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल बोला है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। यानी कोई बल नहीं लगा है तो किसके कारण रुकेगी, तो घर्षण के कारण रुकेगी मेरे भाई, है ना। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे गाड़ी हम लोग बंद कर देते हैं और ब्रेक नहीं दबाना है, आप क्लच पकड़ लीजिए तो गाड़ी अपने आप कुछ देर जाने के बाद रुक जाती है। साइकिल है, पैडल मार के छोड़ दीजिए, कुछ देर जाने के बाद रुक जाती है। तो किसके कारण, घर्षण के कारण। आइए 44 नंबर क्या कहता है, 44 नंबर ये कहता है
कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या लगता है, घर्षण लगता है। सतह जितना खुरदरा होगा, उबड़ खाबड़ होगा, घर्षण उतना ज़्यादा होगा। अगर सतह चिकना है तो घर्षण खत्म हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हो गया ऑप्शन नंबर ए वाला 44 का। यदि मेरे भाई वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक मेरे भैया, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, इसको ज़रूर दबाइएगा। कुछ लोग नहीं दबाए हैं, दबा लेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके नात बात रिश्तेदार मित्र हित दोस्त जो भी हो उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको गलत ढूंढना है और ये आरआरबी जेई में पूछ रखा है तो गलत ढूंढना है। क्या बोला है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। अरे भैया, बस जब रुकेगी ना तो आगे की ओर झटका लगता है बाबू, पीछे नहीं। ठीक, जब बस अचानक चलेगी तो पीछे लगेगा, तो यही गलत हो गया। अरे रे रे, पहला गलत मतलब पहला सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला ही। बाकी सब क्या है, सही है। एक व्यक्ति चलती बस में कूदता है तो वह गिर जाता है, सही बात है, क्योंकि गतिमान है और वो विराम अवस्था में आएगा तो गति उसको खींचेगा, समझ रहे हैं ना, तो वो जड़त्व के कारण गिर जाएगा। फिर सी वाला बोला है, जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता है, जड़त्व के कारण घूमेगा। अगला क्या है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुकते हैं, है ना, झटका लगता है। तो बस गतिमान थी, आदमी गतिमान था, ब्रेक किसको लगा, बस को, लेकिन आदमी को नहीं ना, तो आदमी आगे की ओर झुक जाएगा, गिर जाएगा, मुंह फूट जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही था। 48 क्या कहता है भैया, देखो जरा। 48 कहता है न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। तो न्यूटन साहब का दूसरा नियम क्या है भैया, है ना। तो न्यूटन साहब का दूसरा नियम क्या होता है कि बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 48 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पहला क्या बोला है, दो परस्पर वस्तुओं के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, ना भाई ना। जड़त्व के नियम से ना, ये तो पहला नियम हो गया। ऊर्जा संरक्षण के नियम से ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला बोल रखा है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो जड़त्व का नियम बोलते हैं पहले नियम को, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। संवेग का नियम दूसरा नियम हो जाएगा। गति का नियम, तो गति का नियम है। विस्थापन का नियम विस्थापन का नियम है। आ जाओ भैया। अब अगला बोला है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट प्रणोद होता है। देखिए क्या बोला है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण, समझ रहे हैं ना, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट प्रणोद होता है। तो देखो आप, आकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है, तो कैसा होगा, स्रावित गैस की दर स्थिर पर, है ना, स्थिर होगा, नहीं भाई। उसके बाद लघु रेंज पे रॉकेट स्थिर होगा, नहीं भाई, स्थिर नहीं है, नहीं भाई, क्या होगा, स्थिर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या बोला है, अगला बोला है किसी वस्तु, क्या है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहते हैं, यानी संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। तो देखिए जितना बल लगाएंगे प्रभाव उतना ज़्यादा होगा, कहने का मतलब ये है। तो बल का प्रभाव कौन दिखाता है, न्यूटन का दूसरा नियम, समझ रहे ना, न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल के प्रभाव की बात करता है। न्यूटन साहब का चौथा नियम तो था ही नहीं, तो वो तो हटा ही दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला। अब बोला है न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, तो F बराबर ma, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी वाला हो जाएगा मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, तो आखिरी पेज है, और आखिरी पेज में क्या है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती है। अब इसके बारे में पूछा है, तो गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया कैसी होती है, सदैव एक ही वस्तु पर लगती है, तो नहीं भाई, दोनों वस्तुओं पर लगेगा, समान लगेगा, लेकिन विपरीत दिशाओं में लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। ठीक,
अब आइए आखिरी सवाल, बोला है निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कौन सा अनुसरण कर रहा है, वाक्य दिया है ना मेरे भाई। देखिए क्या हो गया रे भाई, वाक्य दे रखा है कि भार भी एक प्रकार का बल होता है। अब ये वाक्य है, निष्कर्ष दो दिया है, भार की इकाई न्यूटन होती है। भार समझ रहे हैं ना, तो बिल्कुल होगी, क्योंकि आप देखिए जब कभी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जाएंगे, ऊपर उठाएंगे तो आपको भार ही उठाना पड़ेगा, यानी F बराबर क्या होगा, mg हो जाएगा, और mg को क्या बोलते हैं, W बोलते हैं। तो पहला बात सही हो गया। दूसरा क्या है, भार की इकाई किलोग्राम होती है, किलोग्राम नहीं होगा, किलोग्राम भार होगा, यानी किलोग्राम तो किसका होता है, द्रव्यमान का होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, है ना, लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। आपके परिवार में भी अगर अगल बगल कोई मित्र हों, परिवार वाले हों, रिश्तेदार हों, तो उनको भी आप सब्सक्राइब करवा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।